प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका बीए थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस क्लास में। विद्यार्थियों, हम डिस्कस कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस विषय का जो आपका सेकंड पेपर है, द्वितीय विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं भारत की विदेश नीति। इसके थर्ड चैप्टर पर हमारा डिस्कशन चल रहा है और थर्ड चैप्टर आप देख पा रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, स्थापना, कार्यप्रणाली, भूमिका। तो लगभग काफ़ी पॉइंट पर हमने चर्चा की। पिछले वीडियो में हमने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर एक बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन किया था विद्यार्थियों, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों पर हमारी चर्चा चल रही है। महासभा पर हमने डिटेल से बात करी, सुरक्षा परिषद पर हमने डिटेल से काफ़ी चर्चा कर ली। सुरक्षा परिषद को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार पूछा जाता रहा है, उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। वो है भारत की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता हेतु दावेदारी। अस्थायी सदस्य तो खैर भारत कई बार रह चुका है, आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि 8वीं बार भी वो चुन लिया गया है, 7 बार वो रह चुका है। लेकिन स्थायी जो सदस्य हैं, पिछले वीडियो में भी हमने इसको डिस्कस किया था कि काफ़ी मांग सुरक्षा परिषद में सुधार की जा रही। उसमें सबसे बड़ी मांग ये थी कि स्थायी सदस्यता जो है वो और अन्य देशों को मिले, क्योंकि जब इसकी स्थापना हुई थी तब से लेकर आज तक संयुक्त राष्ट्र संघ का इतना विस्तार हुआ है, दुनिया कहाँ से कहाँ, मतलब बिल्कुल वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया है पूरा, विश्व में काफ़ी चेंजेज हुए हैं, लेकिन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में कोई चेंज नहीं हुआ। तो सुधारों पर तो हमने बात करी थी, लेकिन भारत के संदर्भ में ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता रहा है कि क्या भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो इसको लेकर एनालिटिकल क्वेश्चन आपको किसी भी लैंग्वेज में पूछा जा सकता है। तो जाहिर सी बात है आप समर्थन करेंगे, क्योंकि भारत इसकी दावेदारी करता भी है। तो अब उसके लिए फिर आप क्या तर्क देंगे। तो यहाँ हम जो भारत की दावेदारी, भारत के साथ साथ किन किन देशों की दावेदारी है, किस तरीके से भारत दावेदारी कर रहा है, तो वो सारा हम थोड़ा सा उसकी भूमिका देखेंगे। फिर हम वो सारे 10-12 पॉइंट के माध्यम से वो सारे तर्क जो कि भारत को स्थायी सदस्यता हेतु जो आप तर्क में बता सकते हो, जो आप भी बता सकते हो, इन कारणों से भारत को स्थायी सदस्य का मेंबर होना, सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होना चाहिए। तो आइए हम आज का जो डिस्कशन है वो शुरू करते हैं। उससे पहले विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं कि वो सारे जो वीडियो है अब तक जो हमने डिस्कस किया है क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से, वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट का आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। न केवल आपके थर्ड ईयर बल्कि सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के लेक्चर और अन्य अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम के लेक्चर भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। और आप चाहें तो इस चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके भी वो सब आप देख सकते हैं, बड़े ही व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से मिल जाएंगे। चैनल अगर आपको उपयोगी लगता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा ऑन अगर आप कर देते हैं नोटिफिकेशन बेल आइकन को। प्रतिक्रिया आप जरूर दें, आप लोग देते नहीं हैं। अगर आपको ये लेक्चर है, अन्य लेक्चर हैं, वो पसंद आते हैं तो लाइक, पसंद नहीं आते हैं तो डिसलाइक। कमेंट में अपनी बात कहें तो ज़रूर आप, क्योंकि इससे आपकी सहभागिता बढ़ेगी क्लास में, तो आप वहाँ मौजूद होते हैं तो फिर आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। लेकिन यहाँ आपके लिए सारे माध्यम है कि आप इन सभी माध्यमों से अपनी बात रख सकते हैं और एक जो फीलिंग्स आपको क्लास वाली करवाने का प्रयास पूरा है वो आप भी आप अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हेतु भारत की दावेदारी। विद्यार्थियों, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में जब सुधार की बात की जाती है, इसकी मेंबरशिप में इंक्रीज मतलब बढ़ोतरी की बात की जा रही है, तो जब सुरक्षा परिषद के विस्तार, तो भारत भी इसमें काफ़ी दावेदार है, ये हम देख रहे हैं। लेकिन केवल भारत ही नहीं बल्कि और अन्य कई देश हैं जो भी इसकी दावेदारी कर रहे हैं। पिछले दिनों में एक बड़ी महत्वपूर्ण सार्थक इस पर बहस होती रही है। तो इसको लेकर जो 4 प्रमुख देश हैं जो कि दावेदारी करते रहे हैं और इन्होंने एकजुट होकर ऐसा किया भी है। आप देख पा रहे हैं कि वर्तमान में 4 देश हैं, जिसमें कि भारत,
जापान, जर्मनी और ब्राज़ील, ये 4 देश काफ़ी दावेदारी करते हैं कि उन्हें सुरक्षा परिषद का स्थायी मेंबर बनाया जाना चाहिए। और इन्होंने अपने इस सदस्यता की दावेदारी हेतु एक ग्रुप भी बनाया है, G4 उसको बोलते हैं, ग्रुप 4, ठीक है। ये बड़ा महत्वपूर्ण आपको, तो इनका जो मूल एम है, उद्देश्य ये ग्रुप बनाने का वो यही है कि सुरक्षा परिषद जो है, सिक्योरिटी काउंसिल है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रमुख अंग है, तो इसमें स्थायी सदस्यता इन चारों को प्राप्त हो, ठीक है। इन इन इन्होंने जो ये ग्रुप 4 नामक जो संगठन बनाया है, इसके माध्यम से काफ़ी वो दावेदारी समय समय पर अलग अलग मंचों के माध्यम से वो करते रहे हैं। 70वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो हुआ था 2015 में, वहाँ भी इन्होंने काफ़ी दावेदारी प्रस्तुत की थी और ये विश्व के सामने तर्क दिए थे अपने कि ये 4 देश हैं अभी जो कि पूर्ण रूप से दावेदार हैं स्थायी सदस्य, क्योंकि इनमें कई स्थितियां हैं, क्षेत्रीय भी आधार है और बहुत सारे आधार हैं सुरक्षा परिषद में, जो आज वर्ल्ड की चाहे जीडीपी की दृष्टि से देखें, चाहे जो उनकी संयुक्त राष्ट्र संघ में उनके योगदान की दृष्टि से देखें, या विश्व में नेतृत्व की दृष्टि से देखें, तो ये चारों देश काफ़ी दावेदारी करते हैं। क्योंकि इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत एशिया का जो एक विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व करने वाला, ठीक है, जर्मनी यूरोप से है, जापान भी एशिया का है, और जो ब्राज़ील है वो लैटिन अमेरिका का। तो कहीं न कहीं मतलब एक जो भौगोलिक प्रतिनिधित्व है वो भी कहीं न कहीं इसमें पूरा होता है। हालांकि बात दक्षिणी अफ्रीका भी की जाती है, लेकिन वो इतनी प्रबल नहीं है। ये 4 देशों की जो मांग है वो काफ़ी प्रबल है। अब यहाँ क्योंकि हमारा प्रतिपाद्य जो विषय है वो भारत को लेकर है, जो मूल जो बात है, क्योंकि प्रश्न आपको जर्मनी, जापान और ब्राज़ील को लेकर नहीं पूछा जाएगा, आपको भारत को लेकर, क्योंकि हम भारत से ताल्लुक़ रखते हैं, तो भारत क्यों दावेदारी करता है, भारत को क्यों बनाया जाना चाहिए। अब देखिए, प्रश्न किसी भी रूप में पूछा जा सकता है कि क्या आप भारत के स्थायी सदस्य बनने के पक्ष में हैं, तो अगर हैं तो तर्क दीजिए, या भारत को स्थायी सदस्यता के संबंध में एक विश्लेषण कीजिए, तो आपको तब भी तर्क देने होंगे। तो वो तर्क यहाँ हम जो जिक्र करेंगे। देखिए, अभी हाल ही में आपको पता होगा कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के 75 साल पूरे हुए हैं, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, तो 24 अक्टूबर को 75 वर्ष पूरे हुए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ को। इसका एक विशेष सम्मेलन भी आयोजित किया गया था और उसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपना एक बड़ा सटीक, बड़ा सधा हुआ जो स्पीच दिया था, उसमें भी ये बात उठाई थी, सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग उठाई थी, और जो भारत की दावेदारी भी उन्होंने प्रस्तुत की थी। ये सारे जो तर्क वहाँ भी दिए थे। तो आइए हम देखते हैं। विद्यार्थियों, आप देख पा रहे हैं ये सारे जो पॉइंट, ये सारे आप पक्ष में तर्क दे सकते हैं कि इन रीजन से भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी मेंबर बनाया जाना चाहिए। तो आइए हम, हालांकि देखिए, मैं यहाँ आपको विद्यार्थियों एक बात और बता दूं कि इन चारों देशों का बहुत सारे देश विरोध भी करते हैं कि इनको, अब जाहिर सी बात है कि वो उनका विरोध के लिए विरोध है, अपनी कुछ जो उनकी व्यक्तिगत दिक्कतें हैं, तो उस कारण से वो विरोध के लिए विरोध है, न कोई उनके कोई सटीक तर्क नहीं है। जैसे भारत का विरोध है, इसके लिए एक कॉफ़ी ग्रुप भी बनाया गया है, भारत का विरोध। जैसे पाकिस्तान है, वो भारत का विरोध करता है कि नहीं, भारत को जो नहीं बनाया जाना चाहिए। ब्राज़ील का जो विरोध है, मैक्सिको, वो इसका विरोध करता है। ऐसे ही जो इटली है वो विरोध करता है। चीन जो है वो इसके जापान के लिए विरोध करता है, वो नहीं चाहता है। हालांकि भारत के लिए भी वो बिल्कुल नहीं चाहता है, क्योंकि भारत की अगर हम देखें तो अगर पिछले दिनों में सिनेरियो देखें कुछ वर्षों में, तो लगभग जो स्थायी जो सदस्य हैं वर्तमान में, उनमें चारों देशों ने मंजूरी दे दी, केवल चीन को छोड़कर। वो तो एग्री हो गए, लेकिन चीन नहीं होता है। और उसका जो कारण ये है कि वो एक, चाहे हम पाकिस्तान वाला वो जो एक तरह से पत्ता खेलता है कि पाकिस्तान को खुश करने के लिए, और वो चाहता भी नहीं है कि भारत भी स्थायी सदस्य का मेंबर बने, क्योंकि वो भारत से कॉम्पीट करता है अपने आप को। तो ये सारी जो बातें हैं, तो उसी प्रकार जो जर्मनी का है वो भी विरोध करता है, इटली। तो यहाँ लेकिन अब उनके अपने विरोध के लिए विरोध के तर्क हैं, लेकिन जहाँ तक भारत की बात करें तो
मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने कहा कि 4 देश हैं जो विश्व के शक्तिशाली, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ये चारों जो स्थायी सदस्य हैं इन्होंने तो सहमति दे दी है, लेकिन चीन जो है वो नहीं देना चाहता है, वो एग्री नहीं करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, मतलब एक न एक दिन भारत की दावेदारी पूर्ण होगी और भारत स्थायी मेंबर होगा। आइए तर्क देखते हैं, अगर परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं तो जो मैंने सारी बातें आपको बताई हैं वो आप बता सकते हैं, और ये तर्क देके आप अच्छे से अपना पक्ष रख सकते हैं। देखिए, पहला पॉइंट, भारत को मेंबर बनाए जाने का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि संयुक्त राष्ट्र जो संघ, उसके सिद्धांत और उसके उद्देश्य अगर हम देखें तो उनकी प्राप्ति में भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देखिए, भारत की जो विदेश नीति है, अंतर्राष्ट्रीय नीति, जो भारत के जो संविधान का आर्टिकल 51 उसमें भी दिया हुआ है कि हम अन्य देशों के साथ कैसे संबंध रखेंगे, भारत की विदेश नीति क्या होगी, तो वो सारे जो पॉइंट है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो उद्देश्य हैं, सिद्धांत है, उनसे मेल खाते हैं। तो मतलब कहीं न कहीं जो अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है संयुक्त राष्ट्र संघ, जो बिल्कुल कि किसी भी देश के साथ, सभी देशों के साथ समान व्यवहार, कोई इंटरफेयर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहे, कायम रहे, तो ये सारे उद्देश्य भारत की विदेश नीति के उद्देश्य भी हैं। और तो संयुक्त राष्ट्र संघ जिन सिद्धांतों पर काम करता है, भारत उन सिद्धांतों का सम्मान भी करता है, तो उस क्षेत्र में भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो जो देश संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य और सिद्धांतों में इतना योगदान देता है, तो फिर उसको स्थायी सदस्य का मेंबर होना चाहिए। एक तो ये रीज़न आप बता सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना में भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहा। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था विद्यार्थियों कि संयुक्त राष्ट्र संघ की अपनी कोई सेना तो है नहीं, अन्य देशों की सेना ही संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से लड़ती है। जो सुरक्षा परिषद की तरफ से अगर कोई सैनिक कार्रवाई करनी होती है, किसी भी देश में कोई सैनिक अभियान चलाना होता है, तो भारत ने सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो शांति सेना है, जो पीस कीपिंग फोर्सेज हैं, उसमें काफ़ी सैनिक भेजे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान इस देता रहा पिछले कई वर्षों से, हमेशा से, जब से इसकी स्थापना हुई है। तो उसको लेकर भारत की काफ़ी प्रतिष्ठा भी है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि काफ़ी जो सैनिकों ने काफ़ी जो अच्छा योगदान, काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान उसमें दिया है। एक ये तर्क हो सकता है। तीसरा, भारत विश्व की जनसंख्या का काफ़ी बड़े भाग का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा चीन और उसके बाद भारत का ही नंबर है जनसंख्या की दृष्टि से। तो आप इतने बड़ी जनसंख्या वाले देश को कैसे डिनाई कर सकते हैं? मतलब आप संयुक्त राष्ट्र संघ पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करता है, तो हम देखें जनसंख्यात्मक प्रतिनिधित्व के आधार पर अगर हम देखें तो भारत की दावेदारी वैसे ही बनती है, क्योंकि आज दुनिया की इतनी जनसंख्या, आज पूरे दूसरे नंबर का देश है, आज 130 जो अरब आबादी वाला जो देश है। तो फिर ये इतनी जनसंख्या वाला जो देश है वो उसको आप कैसे बाहर रख सकते हैं? मतलब कहने का तात्पर्य, जनसंख्यात्मक जो प्रतिनिधित्व है वो भी एक भारत की जो दावेदारी है वो सिद्ध करता है। विद्यार्थियों, यहाँ शायद मुझे कंफ्यूज हुआ कि शायद मैंने भारत की जनसंख्या 130 अरब बोल दिया, तो आपको ध्यान है कि 130 करोड़ से ऊपर है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। तो ये आप तर्क दे सकते हैं, जनसंख्यात्मक प्रतिनिधित्व की दृष्टि से भी भारत की काफ़ी दावेदारी बनती है। चौथा पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि उपनिवेशवाद और जो रंग भेद की जो नीति है उसका भारत द्वारा विरोध। देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों में भी है, सिद्धांत में भी है कि विश्व में कहीं भी उपनिवेशवाद का समर्थन नहीं होगा। रंग भेद की जो नीति रही है उसका भी जो संयुक्त राष्ट्र संघ कभी समर्थन नहीं करेगा, मतलब उसका खात्मा होना चाहिए, और उपनिवेशवाद का भी। तो भारत भी इस पर काफ़ी पुरजोर देता रहा है, काफ़ी जोर रहा है भारत, क्योंकि भारत जो है वो भी इसका शिकार रहा है, आपको पता है। लेकिन पूरे भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से भी या अन्य मंच के माध्यम से भी ये विरोध जाहिर किया है, और ये पूरा भारत की विदेश नीति में भी रहा है कि उपनिवेशवाद समाप्त हो पूरी दुनिया से, और रंग भेद की नीति भी समाप्त हो। ठीक है, तो उसके क्षेत्र में अगर उस दृष्टि से देखें तो वो भी एक महत्वपूर्ण कारण आप बता सकते हैं।
पांचवा पॉइंट विद्यार्थियों, आप देख पा रहे हैं कि भारत की विदेश नीति के उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों पर आधारित। मैंने अभी आपको पहले भी कहा कि क्योंकि भारत की विदेश नीति भी ये कहती है भाई अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर हम बल देंगे, किसी भी देश के साथ कोई भी हम एक तरह से सभी देशों के साथ अच्छे संबंध रखेंगे, कोई भी विद्वेष वाले जो संबंध है वो ही नहीं रखेंगे। अगर कोई भी विवाद हो भी जाता है तो उसको हम मध्यस्थता शांतिपूर्वक तरीके से हम सुलझाने का प्रयास करेंगे। किसी भी तो ये एक अच्छा रिकॉर्ड भारत का रहा है। और इसके आप देख भी सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ भारत कितने जो खराब रहे हैं, और हमेशा से पाकिस्तान ने कई बार सैनिक कार्रवाई की है, भारत ने उसका जवाब भी दिया है, लेकिन फिर भी उदारता का परिचय भारत ने दिया है, फिर भी बातचीत का ही वो समर्थन करता रहा है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भारत की विदेश नीति जो है वो भी बिल्कुल वो शांति और सहयोग पर आधारित है, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है। तो सुरक्षा परिषद के उद्देश्य भी वही हैं, भारत के उद्देश्य भी वही हैं। तो इसलिए इस आधार पर भी भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी मेंबर बनाया जाना चाहिए। छठा पॉइंट आप बता सकते हो, बहुत महत्वपूर्ण, भारत की सुदृढ़ व्यवस्था, अर्थव्यवस्था। देखिए अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट माना जाता है आर्थिक सुदृढ़ता, तो भारत भी कहीं न कहीं बहुत बड़ी इकोनॉमी भारत की धीरे 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 होती जा रही है, और आगामी जो संभावनाएं हैं वो बहुत अच्छी सी ग्रोथ। खैर अभी हाल ही में तो ये कोरोना और ये कुछ कारण रहे, इस कारण से जो जीडीपी है भारत की क्या सभी देशों की गिरी है, लेकिन भारत एक बहुत उभरती हुई अर्थव्यवस्था मानी जाती है। पूरे विश्व ने इस बात को स्वीकार भी किया है, यहाँ तक कि अमेरिका ने भी स्वीकार किया है। अमेरिका के जो भूतपूर्व जो राष्ट्रपति रहे हैं, चाहे हम बात करें बराक ओबामा, तो उन्होंने तो इमर्स पावर कहा है भारत को, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि भारत की जो अर्थव्यवस्था, और भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी लुभावनी, मतलब पूरा जो दुनिया है उनको आकर्षित भी करती है, क्योंकि काफ़ी संभावनाएं भी हैं। तो उस दृष्टि से हम देखें तो भी एक बड़ी अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है भारत, और काफ़ी ये भी एक दावेदार का महत्वपूर्ण पॉइंट है। सातवां पॉइंट विद्यार्थियों, विश्व का सबसे बड़ा विशाल जो लोकतंत्र भारत का है। एक लोकतंत्र को सबसे बेहतर व्यवस्था मानी जाती है। तो इतना बड़ा लोकतंत्र, आप देखिए भारत की जो चुनाव आयोग की जो छवि है विश्व में बहुत ज़्यादा है, मतलब एक सशक्त लोकतंत्र आप कह सकते हैं, विश्व का विशाल और सशक्त लोकतंत्र, पवित्र लोकतंत्र भारत में इतने बड़े बड़े चुनाव भी करवाए गए हैं, सत्ताओं का जिस तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से परिवर्तन होता रहा है, तो इतना मजबूत और सशक्त लोकतंत्र है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, तो इतने बड़े लोकतंत्र को आप कैसे अलोकतांत्रिक तरीके से सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता से बाहर कर सकते हैं। तो आप जब हम बात करते हैं सुरक्षा परिषद के लोकतंत्रीकरण की, तो सुरक्षा परिषद के लोकतंत्रीकरण का मतलब यही है कि वहाँ जो एक प्रतिनिधित्व हो सभी देशों का और सभी क्षेत्रों का, और यहाँ जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा पक्षधर है, जो शक्तिशाली लोकतंत्र है जो देश, उसको आप बाहर कैसे रख सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा दावा है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आठवां पॉइंट आप देख रहे हैं, भारत की बढ़ती हुई वैश्विक भूमिका। आज भारत की जो वैश्विक भूमिका है काफ़ी बढ़ रही है। आपको पता है कि जब से भारत ने 1991-2 में उदारवाद को अपनाया, वैश्वीकरण को अपनाया, वैश्वीकरण में शामिल हुआ, तब से जो वैश्वीकरण में जो भारत की भागीदारी है, आज आईटी की दृष्टि से हब है भारत में। आज दुनिया में अमेरिका जैसे जो देश में जो जितना भी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो आईटी सेक्टर में जो बूम जो हम देख रहे हैं, या वहाँ जितने भी जो वैज्ञानिक या डॉक्टर या जो इंजीनियर आप देखिए भारत के ही हैं, तो जो ब्रेन ड्रेन के कारण भारत से वो पलायन कर वहाँ योगदान दे रहे हैं। तो मतलब भारत चाहे सेवा के क्षेत्र में हम देखें सर्विस दे रहा है, भारत विश्व के बहुत सारे देशों में अपनी सेवाएं दे रहा है, चाहे हम और एक बहुत सारे देशों को यहाँ पर एक बहुत अच्छे मौके हैं। तो कहीं न कहीं वैश्वीकरण में भारत ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, चाहे हम आर्थिक क्षेत्र में देखें, चाहे हम सेवा के क्षेत्र में देखें, चाहे हम सांस्कृतिक क्षेत्र में देखें। तो सांस्कृतिक क्षेत्र में भी काफ़ी महत्वपूर्ण जो, क्योंकि वैश्वीकरण के अलग अलग पक्ष हैं, चाहे वो सांस्कृतिक दृष्टि से, चाहे हम आर्थिक दृष्टि से, चाहे राजनीतिक दृष्टि से, तो हर दृष्टि से जो भारत की जो वैश्विक भूमिका है वो काफ़ी मतलब बढ़ी हुई है, काफ़ी बड़ी है पिछले दिनों में भी। तो उस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण एक तर्क आप बता सकते हैं, महत्वपूर्ण ये स्थायी सदस्यता का दावा हो सकता है।
9वां पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि भारत द्वारा जो विश्व के विकासशील देशों का सफल नेतृत्व किया है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से उसने नेतृत्व किया है। आज विकासशील देशों में एक अच्छा नेतृत्व करता है भारत। अन्य देशों को सपोर्ट भी किया है इसने, और गुटनिरपेक्ष आंदोलन को काफ़ी जो उस आंदोलन का नेतृत्व करते हुए, क्योंकि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में सारे ही अल्प विकसित और विकासशील देशों, लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो अल्प विकसित और विकासशील देश हैं, उनका ही वो संगठन है। वहाँ काफ़ी अच्छा नेतृत्व भारत ने किया है। इसके अलावा भी जो विकासशील अन्य देश हैं तो उनका एक सफल नेतृत्व भारत करता है। तो उस दृष्टि से भी विकासशील देशों का सुरक्षा परिषद में प्रॉपर प्रतिनिधित्व स्थापित करने के लिए भी भारत एक सबसे बड़ी दावेदारी पेश करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि भारत द्वारा विश्व में निशस्त्रीकरण पर बल। देखिए, भारत ने इस पर काफ़ी जोर दिया है कि विश्व से जो सामूहिक हथियार के जो विनाश के जो हथियार हैं, जो निशस्त्रीकरण होना चाहिए पूरा विश्व में, क्योंकि जो परमाणु शस्त्र संपन्न राष्ट्र हैं, जो अन्य अमेरिका जैसे देश, वो तो शस्त्र नियंत्रण चाहते हैं, और उसके लिए उन्होंने जो NPT और CTBT उस पर, लेकिन भारत ने उस पर साइन नहीं किया है, आपको पता है, क्योंकि भारत निशस्त्रीकरण चाहता है। मतलब निशस्त्रीकरण का मतलब होता है कि शस्त्र हो ही नहीं, मतलब जो शस्त्र ऑलरेडी जिन देशों ने बनाए हैं, मतलब और आगे देश भी, कोई भी देश ना बनाए, और बल्कि जो हैं उनको भी धीरे धीरे नष्ट किया जाए। तो इसलिए शांतिपूर्ण विश्व की स्थापना इससे हो सकती है। लेकिन जो शस्त्र संपन्न राष्ट्र हैं, जो चाहे वो बात करें हम अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, ये शस्त्र नियंत्रण चाहते हैं। मतलब कि वो चाहते हैं कि और ना बनाए हथियार, परमाणु हथियार, बस बाकी जो हैं वो उनको नष्ट नहीं किया जाए। लेकिन भारत निशस्त्रीकरण की बात करता है, और संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों में भी इस बात पर काफ़ी जोर दिया गया है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति तभी स्थापित हो सकती है। तो उस दृष्टि से भी काफ़ी आप ये महत्वपूर्ण तर्क बनता है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि भारत विश्व का जो सबसे विश्वसनीय जो परमाणु शक्तिशाली देश है। देखिए, भारत ने परमाणु टेक्नोलॉजी हासिल करी, परमाणु परीक्षण भी कर लिया, हथियार भी बना लिए, लेकिन जो भारत ने इसका कहीं भी दुरुपयोग नहीं किया है। मतलब शांतिपूर्वक कार्यों के लिए भारत ने ये कहा भी है, उनकी परमाणु नीति जिन सिद्धांतों पर काम करती है उसमें कहा भी है कि हम इनका जो परमाणु जो तकनीक है, इसका प्रयोग है, वो शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे। हम हमारी सुरक्षा के लिए करेंगे, और शांतिपूर्वक तरीके के लिए, ऊर्जा के लिए, एनर्जी के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। तो ये और किया भी है। भारत ने अपनी नीति में कहा भी हम जो इसका पहले प्रयोग नहीं करेंगे। कोई भी देश अगर हमारे ऊपर परमाणु हथियार का उपयोग करेगा तभी हम इसका प्रयोग करेंगे, अन्यथा हम नहीं करेंगे। जिन राष्ट्रों के पास परमाणु हथियार नहीं है तो उनके खिलाफ तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो मतलब एक विश्वसनीय नीति, परमाणु नीति है। और तो उस दृष्टि से भी आप बताइए, एक विश्वसनीय देश है, परमाणु शक्तिशाली देश है, लेकिन विश्वसनीय भी है वो। नेक्स्ट आप अच्छा, विश्वसनीयता का दावा आप खुद देख सकते हैं कि आप जो एक उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका ये अमेरिका का जो सिद्धांत था कि जो परमाणु हथियार संपन्न देश हैं, जिन्होंने NPT पर साइन नहीं किए हैं, उनसे वो उनको परमाणु तकनीक नहीं देगा। लेकिन फिर भी भारत की विश्वसनीयता देखिए आप, फिर भी अमेरिका ने भारत के साथ 1, 2, 3 एग्रीमेंट किया है और परमाणु तकनीक देने का वायदा किया है। मतलब तो ये भारत की विश्वसनीयता को ही दर्शाता है। जबकि भारत ने NPT और CTBT पर साइन नहीं किए हैं फिर भी, तो ये महत्वपूर्ण बात है। नेक्स्ट जो अंतिम पॉइंट आप देख सकते हैं कि भारत विश्व के विभिन्न जो क्षेत्रीय और अन्य संगठनों का सदस्य भी है। देखिए, भारत क्योंकि विश्व में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका तो निभा ही रहा है, और अनेक जो संगठन है, चाहे हम बात करें सार्क का तो खैर संगठन है, सार्क में तो है ही सबसे बड़ा देश है। इसके अलावा आसियान में यद्यपि उसका मेंबर नहीं है, लेकिन हाँ सहभागी मेंबर है, पूर्ण सहभागी सदस्य है उसका। इसके अलावा जो अन्य जो संगठन देख सकते, ब्रिक्स में है, इप्सा में है, जो अन्य जो क्षेत्रीय संगठन है, इसके अलावा जो शंघाई सहयोग संगठन है उसमें है। तो अनेक जो क्षेत्रीय संगठनों में भी भारत जो सदस्य हैं और पूरे विश्व में एक महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाता है, बेहतर प्रतिनिधित्व करता है। तो विद्यार्थियों, सारे जो पॉइंट के माध्यम से हालांकि काफ़ी हो गए हैं, तो आप इनका थोड़ा थोड़ा डिटेल करके भी अगर परीक्षा में लिखते हैं तो आप काफ़ी अच्छा कंटेंट वहाँ दे सकते हैं।
आपको बहुत ज़्यादा कोई रटने की ज़रूरत नहीं है, इन पॉइंटों के माध्यम से बस आपको अपने शब्दों में अपने तर्क देने हैं और आप ये दावा कर सकते हैं कि बिल्कुल भारत स्थायी सदस्यता का जो सुरक्षा परिषद का स्थायी मेंबर होना चाहिए और वो पूरी दावेदारी करता है। तो आशा है विद्यार्थियों आपको ये सारे जो पॉइंट हैं वो समझ में आ गए होंगे। तो आज के इस वीडियो में तो विद्यार्थियों इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो में फिर हम मिलेंगे। बस अंत में आपसे यही अपील जो मैं बार बार करता हूं कि आप अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को ये वीडियो साझा करें, उनको भी लाभान्वित होने का मौका दें घर बैठकर, जिससे कि वो भी अपनी तैयारी कर सके। बाकी आप अपनी तैयारी कर ही रहे होंगे। अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के बारे में ज़रूर देवें। तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।